Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started chapter 9 Motivation and Emotion. In the last video, we have discussed the topic is nature of motivation and motivation cycle. Today in this video, we will be discuss about the types of motive and we will discuss the first type of biological motive. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is types of motive. Guys, we have discussed in short video introduction of types of motive. Two types of motive. First is biological motive and second is psychosocial motive. Now we will discuss the topic first part of biological motive. What is biological motive? Biological motive is also called physiological approach. ओके, बायोलॉजिकल मोटिव को क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल अप्रोच भी बोलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ अर्लीस्ट अटेम्प्ट के अंदर ह्यूमन बिहेवियर के कोजेस को समझना बायोलॉजिकल मोटिव के थ्रू पर हम पता कर सकते हैं. राइट, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन एंगर बिहेव शो कर रहा है. एंगर क्या है? एक तरह का एक्ट कर रहा है. इस एक्ट को, इसके पीछे कौन सा रीजन है, इसके पीछे कौन सी मोटिवेशन या फोर्स को यूज कर रहा है, हम बायोलॉजिकल मोटिव के थ्रू पता लगा सकते हैं. क्लियर? ये अर्लीस्ट अटेम्प्ट में जब स्टडी हुई थी तब की बात है. मोटिवेशन साइकिल इज द एडेप्टिव एक्ट इंटरनल फिजिकल इम्बैलेंसेस. मोटिवेशन साइकिल पढ़ा है, सबने पढ़ा है. हमारा साइको सोशल एंड हमारे जो इंटरनली या फिजियोलॉजिकल अप्रोच है, दोनों की नीड की जब भी कोई कमी होती है तो हमारी नीड जनरेट हो जाती है. राइट, चाहे वो इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली, हमें दोनों फैक्टर में जब भी किसी भी चीज़ की कमी लगती है तो हमारी नीड जनरेट होती है. नीड से ड्राइव जनरेट होता है. ड्राइव से क्या होता है? अराउजल. अराउजल से हम क्या आते हैं? गोल डायरेक्टेड बिहेव करते हैं. नेक्स्ट, हम जब हमें अपना गोल मिल जाता है तो हमें अचीव हो जाएगा. अचीव होने के बाद जो हमारी अराउजल क्रिएट हुई थी वो रिड्यूस हो जाएगी, चाहे वो साइको सोशल हो चाहे वो बायोलॉजिकल हो. क्लियर? ये हमने डिस्कस किया था. अगर बॉडी इंटरनल बायोलॉजिकल बॉडी के इंटरनली पार्ट में अगर कोई भी इम्बैलेंस हो जाता है तो मोटिवेशन साइकिल वर्क करना स्टार्ट कर देता. कब करता? जब हमें किसी चीज़ की कमी हो, चाहे वो हमारे सराउंडिंग पे हो चाहे वो हमारी बॉडी के किसी भी इंटरनली. क्लियर? कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टिंक्ट. उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टिंक्ट. इंस्टिंक्ट क्या है? जब अर्ली टाइम पे स्टडी हुई थी कि ऐसा कोजेस क्या है जो ह्यूमन बिहेव हो रहा है, उसके पीछे कौन सी मोटिवेशन कौन सी फोर्स यूज की जा रही है, तो पहले हम इंस्टिंक्ट के थ्रू पता लगाते थे. ठीक है? इंस्टिंक्ट इट इज अ इनबॉर्न पैटर्न ऑफ बिहेवियर. ये इनबॉर्न पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, नॉट अ लर्न प्रोसेस. इसके अंदर कॉमन इंस्टिंक्ट होते हैं, क्यूरोसिटी, पेरेंटल केयर होना, ये इंस्टिंक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, अगर बच्चा रोएगा तो उसकी जो मदर होगी ऑटोमेटिक उसको गोद में उठाएगी. अगर बच्चे को भूख लगे तो उसको ईट कराएगी, फीड करवाएगी. ऐसे ही होता है. तो उनको यहाँ पे लर्न नहीं होता है. हम सभी स्पीसीज के अंदर इंस्टिंक्ट होता है और हम क्या है, इन्हें वो हमारे अंदर इनेट होता है हमारे पैटर्न ऑफ बिहेवियर में. क्लियर? इंस्टिंक्ट 2 मार्क्स के अंदर बनता है ये क्वेश्चन. व्हाट इज इंस्टिंक्ट? ठीक है. कॉमन इंस्टिंक्ट होता है क्यूरियोसिटी. अगर हमें किसी चीज की जानना है तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी रहता है, जल्दी से बताए क्या कर रहा है, ये वो क्या कर रहा है ना. क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज को जानने की. राइट. इंस्टिंक्ट के अंदर इम्पटस होता है. ठीक है? इंस्टिंक्ट के अंदर क्या होता है? इम्पटस होता है. इम्पटस जनरेट करता है ऑर्गेनिज्म में टू डू समथिंग, कुछ करे, कुछ करना है.
क्या करता है, और जब ये कंप्लीट हो जाती है तो इम्पोर्टेंस हमारा रिड्यूस हो जाता है। क्लियर? तो नाउ वी विल डिस्कस इन टुडे क्लास हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स मोटिव। यहाँ तक क्लियर हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मोटिव। So guys, first biological motive is hunger. When someone is hungry and सबको क्या चाहिए, फूड चाहिए, और जीना है तो फूड चाहिए हमें, राइट? अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें भूख क्यों लगती है, राइट? जब हमारा स्टमक एम्प्टी होता है तो स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो लो हो जाता है, प्रोटीन लो हो जाता है, जो भी बॉडी के अंदर स्टोर बॉडी फैट होता है उसका भी अमाउंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तब हमें क्या लगती है, भूख लगती है, राइट? उसके बाद आता है लीवर। लीवर कहता है, लीवर रिस्पॉन्ड करता है कि लैक ऑफ बॉडी फ्यूल, बॉडी के अंदर अब फ्यूल खत्म हो चुका है, अब मेरे से नहीं चला जाएगा, तो इसको क्या है, फिलअप कर दो भाई, किसके, फूड से फिलअप कर दो, फिर मैं चल पाऊंगा, नहीं? तो ये सब होता है हमारी इंटरनल बॉडी पार्ट के अंदर। लीवर यहाँ पर रिस्पॉन्ड करता है कि लैक ऑफ बॉडी फ्यूल एंड सेंडिंग इम्पल्सेस टू द ब्रेन। यहाँ पे वो ब्रेन को मैसेज कर इम्पल्सेस भेजता है कि बॉडी के अंदर जो फ्यूल है वो खत्म हो चुका है। क्लियर? एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर बोथ आर ट्रिगर फॉर हंगर। हमें एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि कोई खुशबू आ रही हो खाने की कहीं से, ठीक है, कहीं मैगी बन रही हो, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, ठीक है, कहीं अच्छी सी सब्जी बन रही है, वहाँ से कोई खुशबू आ रही है, या फिर कोई पर्सन हमारे सामने बैठ कर खाना खा रहा है, उसकी वजह से भी हमें क्या लगती है, भूख लगती है, क्योंकि वो हमें बार बार फील होना स्टार्ट हो रहा है, हाँ मुझे भी भूख लगी है। कोई टेस्टी का कोई फूड बना, वो आपके सामने रखा हुआ है और आपको क्या लग रही है, फील हो रही है, आपको हंग्री फील हो रही है। तो बोथ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हंग्री। क्लियर? और इसको सभी से जब हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर को हम कंबाइन करें तो कॉम्प्लेक्स फीडिंग फर्टाइलिटी सिस्टम होता है, जो लोकेट होता है हमारे हाइपोथैलेमस में, लीवर में एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हमें एक्सटर्नली क्यूज जो होते हैं अवेलेबल होते हैं, वो हमें फील कराते हैं कि हमें भूख लगी है। और इन्हीं के थ्रू हम, अगर इनमें से एक हो रहा है बाकी नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि हमें भूख लगेगी, ये सारे फैक्टर होंगे तब भी हमें फील होगा कि वी आर हंग्री पर्सन। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट, चेंजिंग इन मेटाबॉलिक फंक्शन फीलिंग ऑफ हंग्री। हमारे कुछ फिजियोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन में कुछ चेंजेस आता है तो वी आर फीलिंग ऑफ हंग्री। क्लियर? लीवर सेंड सिग्नल टू अ पार्ट ऑफ ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस। लीवर जिसको मैसेज करता है ना, ब्रेन को मैसेज करता है, इम्पल्स भेजता है कि बॉडी में फ्यूल खत्म हो गया है, अब इसमें फिलअप करो खाने को, है ना? तो ये कौन से पार्ट को भेजता है, विच इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन, हाइपोथैलेमस। क्लियर? हाइपोथैलेमस के टू रीजन होते हैं। कौन से टू रीजन होते हैं? फर्स्ट इज लेटरल हाइपोथैलेमस, जिसको LH बोला जाता है, ठीक है। सेकेंड रीजन इज वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, जिसे वेंट्रोमीडियल, ठीक है। LH लेटरल हाइपोथैलेमस, VMH, इनको ये शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। Lateral hypothalamus also called excitatory area। क्या? excitatory area। एनिमल्स जब फूड को ईट करते हैं, जब वो खाना खाते हैं, तब ये excitatory एरिया है वो स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है। जब एनिमल्स स्टॉप द ईटिंग तो ये क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है एरिया, और डैमेज होने के बाद या फिर पर्सन की, एनिमल की डेथ हो जाती है,
ठीक है। अगर वो खाना खाना ही बंद कर देगा तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जिससे उसकी क्या है, डेथ हो जाएगी। इट्स लेटरल हाइपोथैलेमस। क्लियर। वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस को क्या, ये मिडल में होता है, किसके, हाइपोथैलेमस के मिडल में होता है, जिसे क्या बोला जाता है, इसको हंगर कंट्रोलिंग एरिया बोला जाता है, जो हमारी भूख को कंट्रोल करता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। दिस इज द हंगर बायोलॉजिकल मोटिव। हमें भूख दोनों फैक्टर से लगती है, एक्सटर्नल और इंटरनल, जो दोनों ट्रिगर करती है हमारे हंगर को, हमारे हंग्री पर्सन को, जिससे एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स फीडिंग सैटिस्फैक्टरी सिस्टम। क्लियर। ये चीज, ये चारों पॉइंट आपको ये ध्यान रखने हैं कि स्टमक हमारा जब एम्प्टी होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा एंड प्रोटीन हमारा लो हो जाएगा। जो भी बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ जो फैट था वो धीरे धीरे क्या है, फैट भी लो हो जाएगा, और लीवर उसके बाद रिस्पॉन्ड करेगा कि किसको मैसेज भेजेगा, ब्रेन को इम्पल्स सेंड करेगा कि बॉडी में फ्यूल जा चुका है। क्लियर। दिस इज द बायोलॉजिकल मोटिव ऑफ हंगर। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो गाइस, सेकंड बायोलॉजिकल मोटिव इज थर्स्ट, राइट। थर्स्ट, यू आर फीलिंग ऑफ थर्स्टी, सो आपको नीड है वाटर की, राइट। So look at here, if you were deprived of water for a long time, ऐसा कभी हुआ है कभी कि आपने लॉन्ग टाइम से पानी ना पिया हो, राइट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम एक दिन भी पानी के बिना रह सकते हैं, नो। वाटर मेक फील थर्स्टी, पानी नहीं होगा तो हमें फील होती रहेगी थर्स्टी। When we deprived of water for period of several hours, अगर हमें कुछ टाइम, कुछ घंटों से पानी ना पिया हो, तब भी हमारा जो माउथ ड्राई हो जाता है, थ्रोट ड्राई हो जाता है, जिससे हमें हमारी बॉडी के जो टिश्यू है वो डिहाइड्रेशन होने लगते हैं। क्लियर। ड्रिंकिंग वाटर इज नेसेसरी टू वेट ड्राई माउथ। का ड्रिंकिंग वाटर नेसेसरी होता है हमारे ड्राई माउथ के लिए, बट a dry mouth does not always, परंतु ऐसा नहीं होता है कि ड्राई माउथ हमारी ड्रिंकिंग बिहेवियर के लिए नेसेसरी है। अगर हमारा माउथ ड्राई है, क्या उसके लिए जरूरी होता है ड्रिंकिंग वाटर? ऐसा जरूरी नहीं होता है। एंड इन फैक्ट हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी प्रोसेसेस होती है कि उसको, हमारी जो थर्स्ट है उसको कंट्रोल करे ड्रिंकिंग ऑफ वाटर में। क्लियर। नाउ यहाँ पे अब आता है मेन कॉन्सेप्ट, ट्रिगर्ड बाय कंडीशन ऑफ द बॉडी। कुछ ऐसी कंडीशन होती है हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रिगर करती है हमारे थर्स्ट को लेकर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एंटीरियर हाइपोथैलेमस, किसके, हाइपोथैलेमस के अंदर एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है, जो नर्व सेल्स को, जिसमें नर्व सेल्स होती है, जिसे ऑस्मोरिसेप्टर्स भी कहा जाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हाइपोथैलेमस के अंदर एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है, और एंटीरियर हाइपोथैलेमस में नर्व सेल्स होती है, जिसे ऑस्मोरिसेप्टर्स कहा जाता है। और ये ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या करते हैं, बॉडी को सिग्नल देते हैं कि बॉडी के अंदर पानी खत्म हो चुका है, ब्लड का वॉल्यूम, जो भी ब्लड फ्लूइड्स थे वो उसका जो वॉल्यूम था वहाँ से भी पानी अब खत्म हो चुका है, जिससे बॉडी क्या है, सेल डिहाइड्रेशन हो चुकी है, ठीक है। अब ये ऑस्मो जो रिसेप्टर्स होते हैं ये सिग्नल भेजता है, जिनको सेलुलर डिहाइड्रेशन थर्स्ट बोला जाता है। क्लियर हुआ। मेन चीज यहाँ पर स्टार्ट होती है कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो होता है आपका, वो उसमें नर्व सेल्स होती है, जिसे ऑस्मो रिसेप्टर कहा जाता है। ऑस्मो रिसेप्टर इज द मेन कॉन्सेप्ट इन दिस टॉपिक। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर ही क्या करता है, बॉडी को सिग्नल देगा, और जिससे ये पता चलेगा कि हमारी बॉडी के जो टिश्यू थे, ब्लड में जो भी टिश्यू है, फ्लूइड है, वो अब खत्म हो चुका है, बॉडी के अंदर सेल डिहाइड्रेशन हो गया है। और यही ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं,
सेलुलर डिहाइड्रेशन थर्स्ट बोला जाता है। क्लियर यहाँ तक? अब ऐसा कौन कौन से मैकेनिज्म है जो हमारे ड्रिंकिंग ऑफ वाटर को स्टॉप करने में हेल्प करती है, कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ मैकेनिज्म इनटेक वाटर एंड स्टॉप वाटर का है, ऑस्मोरिसेप्टर्स है, और सेकंड हमारा स्टिमुलिन है। ठीक है, बाकी अभी तक क्लियरली फिजियोलॉजिस्ट ने बताया, अभी क्लियरली नहीं पता है कि कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म हैं जिससे हम वाटर को स्टॉप या इनटेक कर सकते हैं। जिसमें से अभी इतना ही पता है, एक ऑस्मोरिसेप्टर के थ्रू हम इनटेक ऑफ वाटर, लेकिन सेकंड मैकेनिज्म हमारा स्टिमुलिन है जो हमारे स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। क्लियर? दिस इज द थर्स्ट। ओके, अगर कोई भी डाउट है प्लीज आस्क मी कमेंट सेक्शन, एंड आई होप, मैं कहना चाहूँगी कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी डाउट है, चाहे हंगर में हो, चाहे आपको थर्स्ट में, कोई भी टॉपिक, जितनी भी टॉपिक ये है, कहीं भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी कमेंट सेक्शन गाइस। सेकंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। सो गाइस, थर्ड biological motive is sex drive. Sex drive is a powerful drive in both animals and human beings. It is different from other primary motives like hunger and thirst. Sexual activity is not necessary for human survival. Sexual activity जो होती है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं होती है, लेकिन हंग्री एंड थर्स्ट के बिना एक इंडिविजुअल नहीं रह सकता। सेकेंड इज होमोस्टैटिस। होमोस्टैटिस का एक ऐसी टेंडेंसी है जब बॉडी के अंदर कोई भी इम्बैलेंस आ जाए तो ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज के थ्रू हम उसको ठीक कर सके। नो, इट इज नॉट गोल फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। क्लियर? उसको बैलेंस करने के लिए हम सेक्सुअल एक्टिविटीज को नहीं करेंगे, इसका कोई गोल नहीं होता है अकॉर्डिंग टू होमोस्टेटस। थर्ड इज सेक्स ड्राइव डेवलप विद एज। जो सेक्स ड्राइव होती है वो एज के साथ डेवलप होती है। जैसे जैसे एक छोटा बच्चा है, इन्फेंट आता है, इन्फेंट से वो क्या होता है, एक चाइल्डहुड, पेरेंटल स्टाइल चाइल्डहुड के बाद वो अपनी एडोलेसेंट की स्टेज में आकर वहाँ पे ये चीज़ें उसको डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है और ये सेक्स ड्राइव वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इन केस ऑफ एनिमल्स, लोअर एनिमल्स, इट डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजिकल कंडीशन। जो लोअर एनिमल्स होते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन पर डिपेंड होती है, बट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग सेक्स ड्राइव इज वेरी क्लोजली रेगुलेट बाय बायोलॉजिकल। और जो इन ह्यूमन बीइंग के केस में क्या रहता है कि ये क्लोजली रेगुलेट होते हैं बायोलॉजिकली, बट सम टाइम इट इज वेरी डिफिकल्टी। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है क्लासीफाई करना कि सेक्स टू प्योर बायोलॉजिकल ड्राइव। क्लियर? Sexual urge depend upon the chemical substance circulate in blood called sex hormone। कि ये जो सेक्सुअल अर्ज होता है वो डिपेंड करता है हमारे केमिकल सब्सटेंस पे जो सर्कुलेट करता है हमारे ब्लड के अंदर, जिसे बोला जाता है सेक्स हार्मोन। हमने पढ़ा है ना चैप्टर 3 में सेक्स हार्मोन के बारे में। एनिमल्स एंड ह्यूमन सेक्स हार्मोन सीक्रेट बाय गोनाड्स। जो सेक्स हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको गोनाड्स बोला जाता है। गोनाड्स में टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस मेल्स में होते हैं और ओवरीज फीमेल में होती है। ठीक है? सेक्सुअल मोटिवेशन एनालाइज अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। ठीक है? सारे हार्मोन यहीं से रिलीज होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड एक्सेट्रा। सो दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर, बायोलॉजिकल मोटिव, एंड वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट मोटिव इज हंगर, सेकंड थर्स्ट, एंड द थर्ड इज सेक्स ड्राइव।
आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छे से क्लियर हुआ है तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन। अगर कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेकंड मोटिव के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।